व्योमा आईएएस के इस मंच पर स्वागत है। आई एम पी रंजित, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। और व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करते हुए कल की कक्षा को, कल की क्लास को, कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता, जिसकी चर्चा मैंने कल करते हुए बताया था कि जो इतनी विकसित और सभ्य और नगरीय सभ्यता थी, आखिर उसका डिक्लाइन क्यों हो जाता है, आखिर वो पतन, इसका पतन क्यों हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपको मालूम होगा, जिसका समय काल आमतौर पर 2250 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। आखिर 1750 बीसी के बाद ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता मृत प्राय या समाप्त हो गई। तो इसकी चर्चा करूं, इसके पहले आपने देखा इस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कल के वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास किया था कि बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां, रीजनल कल्चर, बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां व्यापार के माध्यम से आपस में मिल मिलकर एक एकीकरण होकर, एकीकृत होकर एक बहुत विस्तृत सभ्यता का निर्माण करती है। तो सभ्यता के पतन को समझने से पहले इस एक पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जब तक आप इस बिंदु को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, तब तक इसके पतन के पहलू पर पूर्ण प्रकाश आप नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संस्कृति, इतिहास में संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। जब आप इस बिंदु को समझ जाएंगे तो आप इस सभ्यता के पतन को, पतन के जो अलग अलग चरण हैं, पतन के अलग अलग थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आखिर हम समझते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। और जिसकी जरूरत आपको जीएस के कल्चर वाले, संस्कृति और विरासत वाले टॉपिक्स में भी आपको जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आपसे संस्कृति और विरासत एक अलग पूरा टॉपिक है। जो सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत की चर्चा करें, तो हम जो है संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा देंगे वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर इतिहासकार, इतिहासविद संस्कृति और सभ्यता को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में देखते हैं। जब हम संस्कृति की परिभाषा करते हैं, वस्तुतः संस्कृति किसी खास समुदाय का, किसी खास क्षेत्र का, किसी क्षेत्र विशेष का पैटर्न ऑफ लाइफ होता है, वे ऑफ पैटर्न। तो अगर संस्कृति की हम चर्चा करते हैं, ऐसे संस्कृति की बहुत से परिभाषा है, हम तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि संस्कृति का तात्पर्य निकला कि किसी खास समुदाय का, किसी खास क्षेत्र विशेष का वे ऑफ पैटर्न या पैटर्न ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। ये जो वे ऑफ पैटर्न है, पैटर्न ऑफ लाइफ है, ये जब एक खास विशेष तरह के डेवलप हो जाता है, एक खास तरीके का डेवलप हो जाता है, तो उस क्षेत्र विशेष का खास तरीके का विकास हुआ है उस जीवन जीने के तरीके में, तो उस पैटर्न ऑफ लाइफ को, उस क्षेत्रीय संस्कृति का नाम दिया जाएगा कि आखिर उस संस्कृति ने, उस क्षेत्र ने वे ऑफ पैटर्न या पैटर्न ऑफ लाइफ के तहत, जीवन जीने के तरीके के तहत किन किन बिंदुओं का या किन किन बिंदुओं का सहारा लिया या किन किन बिंदुओं को आगे बढ़ाया है। जिसका मतलब हुआ उनके रहन सहन, उनके खाने पीने का तरीका, उनकी बोली, कुछ हद तक भाषा, उनके कपड़े, उनके मनोरंजन के साधन। अगर इन बिंदुओं को लेकर किसी खास समुदाय के, किसी क्षेत्र विशेष के जो खास समुदाय के लोग, क्षेत्र विशेष के लोग जो अपनी उपलब्धि किए हैं, उसे संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। और इसकी परिभाषा इतिहासकार अगर आप देखेंगे तो किसी खास क्षेत्र के, समुदाय के बौद्धिक उपलब्धियां, उनका कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, उनके कुछ बौद्धिक उत्कर्ष होंगे, कुछ उन्होंने कला संस्कृति का, कला का विकास किया होगा, चित्रकला का हो, संगीत कला का हो, म्यूजिक हो, डांस हो, तो कुछ उनकी कलात्मक उपलब्धियां। लेकिन इसमें खास देखने वाली बात है, इसमें लोक तत्व के तत्व आपको देखने को मिलेंगे, लोक कला के तत्व देखने को मिलेंगे। और ये किसी खास क्षेत्र विशेष में होता है जो एक खास मापदंड तैयार करता है। अगर ऐसी विशेषता होती है तो उसे संस्कृति का नाम दिया गया है।
इसका तात्पर्य निकला संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्रीय जहाँ लोक कला या लोक तत्व के देखने को तत्व मिलते हैं, उस जगह पर उनकी जीवन जीने के तरीके को संस्कृति का नाम दिया गया। लेकिन यही संस्कृति जब बाद के दिनों में एक बहुत इसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, बहुत बड़े एरिया में, अगर उस समुदाय में के साहित्य, कला, तकनीक, धर्म और दर्शन, जीवन जीने का दृष्टिकोण, रहन सहन सबको मिला दिया जाए बड़े क्षेत्र में, क्षेत्र का जो विस्तार हो, बहुत सारी संस्कृति आपस में मिल जाए, तब उसे सभ्यता का नाम दिया जाएगा या सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। तो आपने देखा इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृति छोटे से क्षेत्र विशेष के पैटर्न ऑफ लाइफ को आ जाता है। जब बहुत सारी संस्कृतियां आपस में मिल जाती हैं, क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तब उसे सभ्यता या सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। तो सिंधु घाटी, वस्तुतः सिंधु घाटी एक सभ्यता है। इसका तात्पर्य निकला कि यहाँ पर भी कई सारी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कई सारी लोक संस्कृतियाँ, कई सारे रीजनल जो कल्चर थे वो आपस में मिलकर, व्यापार के माध्यम से आपस में मिलकर एक विशाल और विस्तृत सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो ये आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर छोटी छोटी संस्कृतियाँ हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, यहाँ सपोदेरी हड़प्पा की अलग होगी, कालीबंगा की अलग, लोथर की अलग, मोहनजोदड़ो की अलग, या फिर बनावली की अलग, ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होंगी। यहाँ पर उनके जीवन जीने का तरीका, रहन सहन, खाना पीना, वस्त्र, ये सब अलग अलग होंगे। लेकिन किसी खास वजह से जब वे आपस में मिल जाते हैं और एक क्षेत्र विशेष में सम्मिलित हो जाते हैं, तब उसे कहा जाएगा सभ्यता या सिविलाइजेशन। तो सभ्यता एक अर्थ में बाह्य आवरण हुआ और संस्कृति एक अर्थ में उसकी आत्मा होती है। समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाजशास्त्र के विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कह सकते हैं संस्कृति अगर आत्मा है तो सभ्यता उसका आवरण है। एक समाजशास्त्री थे, उनका कहना था कि जैसे जैसे हम सभ्यता का विकास होता है, संस्कृतियां गुम होते चली जाती है। आपने गौर किया होगा, जैसे भी व्यक्ति सभ्य होते हैं, बड़े होते चलते हैं, उनकी जो मौलिकता है, उनकी जो खास जो रहन सहन, प्रारंभिक काल में जो रहन सहन था, वो कहीं न कहीं गुम होता चला जाता है। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि सभ्यता के विकास से संस्कृतियां गुम हो जाती है। तो संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष की आत्मा है और सभ्यता उसका बाह्य आवरण है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा रहा है तो यहाँ बहुत सारी संस्कृतियां एकीकृत हुई होगी, बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां आपस में मिलकर एक विशाल सभ्यता का निर्माण करती होगी। क्या, तो अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि आखिर तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित थी, इतनी भव्य थी, आपने देखा कि आखिर इसका व्यापार इतना समृद्ध था। वो सभ्यता 500 साल के बाद आखिर ऐसी क्या घटना घटी कि 500 साल होते होते उस सभ्यता का पतन हो जाता है और सभ्यता कहीं न कहीं अपना वर्चस्व खो देती है। तो इसमें दो बातें समझने वाली बात है कि सभ्यता के पतन के कई सारे कारक हैं और कोई एक कारक इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारक उत्तरदायी थे और सभी कारक मिलकर इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। लेकिन इस बिंदु को समझने से पहले इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी संकल्पना है, जिस संकल्पना को आपको समझना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। आपने आमतौर पर गौर किया होगा कि जब आप आंसर लिखते हो तो सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारक हैं, बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का हमला, ऐसे आप कारण लिख देते हैं, जबकि आंसर गलत हो जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, आप इसको आराम से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस सभ्यता के पतन में कितने सारे बिंदु, कितने सारे पहलू शामिल हैं। तो सबसे पहली बात, सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सभ्यता का पतन हुआ ही नहीं था। जो डिक्लाइन है, पतन है, सभ्यता का पतन नहीं होता है। आप याद करते रहते हैं सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारक हैं, जबकि आमतौर पर आज के इतिहासकार अब ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं पतन तो हुआ ही नहीं था, बल्कि ये जो सभ्यता थी अपना स्वरूप, अपना नेचर, अपनी प्रकृति को चेंज करता है।
तो सबसे पहला पॉइंट आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता का पतन नहीं होता है, बल्कि सभ्यता अपने स्वरूप को, अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को चेंज करती है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहली बात आप बताने का प्रयास करेंगे कि सभ्यता अपने स्वरूप को बदलती है, स्वरूप को बदलती है। इसके बाद दूसरी बात, सभ्यता के जो भव्य तत्व थे, बड़े बड़े तत्व थे, चाहे वो बड़े बड़े नगर नियोजन हो या उनकी कला संस्कृति हो, तांबे का, कांसे का विकास, तांबे का विकास, भाषा का विकास, कहीं न कहीं वो जो लग्जरियस लाइफ था, वो जो विलासिता की वस्तुएं थी, वो उनके जीवन जीने का जो बेहतर तरीका था, वो तरीका कहीं न कहीं कमजोर पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि सभ्यता का विकसित रूप, सभ्यता का विकसित रूप कमजोर पड़ता है। सभ्यता का विकसित रूप कमजोर पड़ता है और विकसित नगरीय सभ्यता क्षेत्रीय संस्कृति में तब्दील होती है। विकसित नगरीय सभ्यता क्षेत्रीय, ग्रामीण, लघु संस्कृति में तब्दील होती है, संस्कृति में तब्दील होती है। तो हम जिस हड़प्पा के पतन की चर्चा करने जा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको हड़प्पा का पतन नहीं दिखाना है, बल्कि इस बात पर फोकस रहना है कि पतन की बजाय हड़प्पा के स्वरूप चेंज होता है। एक विकसित नगरीय सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट होती है, और कैसे कन्वर्ट होती है आप उसको समझने का प्रयास करें। आप ऐसे भी सोचे, ये सभ्यता यूपी, आप मान लिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक का इलाका देखिए, बलूचिस्तान, ये पूरा बलूचिस्तान का इलाका, फिर पाकिस्तान का इलाका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये उत्तर पश्चिम भारत हुआ, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतनी विशाल क्षेत्र में, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के करीबन 7 राज्य शामिल हैं, पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान के इलाका, अफगानिस्तान तक का सटा बलूचिस्तान के इलाका, इस पूरे क्षेत्र में अगर सभ्यता का पतन हुआ होगा, या किसी सपोज बाढ़ है, भूकंप है, आपको लगता है लॉजिकली कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई बाढ़ की संकल्पना आ सकती है? बाढ़ आएगा, सब डूब के मर गए, भूकंप आ गया, सब समाप्त हो गए, या फिर कोई ऐसा कारक जो एक घटना घटी, सबके सब लोग मर गए। तो जो हमारी जो सोच है, आपकी सोच होती है कि सभ्यता का पतन का मतलब हुआ कि कोई एक कारक आए, बाढ़ आया, भूकंप आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, या बीमारी आई, महामारी आई, सब के सब खत्म हो गए। इस कंसेप्ट को समाप्त, ऐसी घटना नहीं घटी थी, है ना, कि पतन का मतलब यहाँ इस सेंस में नहीं लिया जा सकता है कि सब के सब लोग मर गए और आर्यों ने आया, हमला कर दिया, सब पूरी सभ्यता को समाप्त करके दूसरी संस्कृति या दूसरी सभ्यता खड़ी कर दी। तो यहाँ इस पतन का तात्पर्य आप जो ले रहे हैं कि पूरी पूरी सभ्यता समाप्त हो गई और सब के सब लोग खत्म हो गए, मर गए, ये सभ्यता जहाँ में खत्म हो गई। तो इसे इस संदर्भ नहीं लेना है, संदर्भ इस सेंस में लेना है कि संस्कृतियां, सभ्यता के जो बड़े बड़े तत्व थे, जो विलासिता के तत्व थे, जो भव्य तत्व थे, भव्यता के तत्व थे, या इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो सपोज मान ले कोई आदमी, एक अभी गरीब आदमी है, वो किसी वजह से कर अरबपति करोड़पति बनता है, मान लिया व्यापार में घाटा की वजह से या किसी और वजह से उसका व्यापार समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य ये निकला कि आदमी तो जिंदा हुआ, लेकिन उसके पास कार, बंगला, कोठी वो जो होंगे वो सब समाप्त हो गए। अब क्यों ना वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके, अपने गांव में जाकर खेती करना शुरू कर देगा। तो ये रूपांतरण हुआ। इसी तरह का रूपांतरण इस जगह भी देखने को मिलता है कि सभ्यता के जो बड़े बड़े तत्व थे, विलासिता, ऐश्वर्य के तत्व, रहन सहन, उनका पैटर्न ऑफ लाइफ, कांस्य तांबे का इस्तेमाल, कांस्य और महंगे धातु का इस्तेमाल, दूसरे देशों से व्यापार, उनके जो आभूषण, रहन सहन, ये सब समाप्त हो गए। लेकिन वो संस्कृति, वो सभ्यता पुनः ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कृषक संस्कृति में अपने को समाहित कर लेती है।
तो जब भी आप पतन बताने का प्रयास करें तो पतन को इसी संदर्भ में लेना है ना, कि पतन, अब उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहली बात आपने तो ये सोचा, समझा कि पतन का तात्पर्य यहाँ समाप्ति से नहीं है ना, कि सब समाप्त हो गए। पतन का मतलब ये हुआ कि कोई सभ्यता आई और ये पूरी पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। इस कंसेप्ट को आप अगर दिमाग में होगा भी, इस कंसेप्ट को आप निकाल देंगे कि यहाँ पतन का तात्पर्य पूर्ण रूप में समाप्ति से नहीं लिया गया है कि कोई एक कारक आए सब पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। इसमें सबसे पहला जो कारक लिया जाता है, इस पतन में भी अगर आप पढ़े होंगे, तो आर्यों का हमला। आर्यों का हमला। तो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस थ्योरी को देने वाले कौन महानुभाव थे, किस इतिहासकार ने इस थ्योरी को दिया और इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आर्यों ने इस सभ्यता का पतन किया या पतन में आर्यों की कितनी भूमिका है। तो सबसे पहली बात, इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति का नाम था मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, जो 1944 में 1944 में 1944 में आर्कियोलॉजी, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व वेत्ता का जो ऑफिस होते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1944 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनाए जाते हैं। इसके जस्ट पहले 94 से पहले आपने गौर किया होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में मार्टिमर व्हीलर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में एक कमांडर थे, एक सैनिक थे, जो कि ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तो आप गौर करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो मार्टिमर व्हीलर थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में एक युद्ध लड़ रहे थे, कमांडर थे ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन के सेनापति समझ सकते हैं आप, कमांडर थे वो। और वहां से उठाकर, वहां से लाकर इन्हें सेनापति बना दिया गया, सॉरी एएसआई का चीफ हेड बना दिया गया। तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं बैटल फील्ड या बैटल ग्राउंड घूम रहा था, युद्ध का माहौल, युद्ध का दर्शन, युद्ध की बातें, क्योंकि युद्ध सेनापति थे, सैनिक थे वो, जिसकी जो जैसा काम करता है उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती है। उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो युद्ध की बातें घूम रही थी। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने ये थ्योरी दे डाली कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों की भूमिका है। वैदिक आर्यन आए और आकर उन्होंने पूरी हड़प्पा सभ्यता को युद्ध के माध्यम से पूरी हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। हालांकि उनका कहना था कि ठीक है, मान लिया आपकी बात कि हड़प्पा सभ्यता के पतन एकाएक नहीं था, एक क्रमिक था, लेकिन अंत बहुत विध्वंसात्मक था। अंत में इतनी भयानक युद्ध हुए कि सबकी पूरी हड़प्पा सभ्यता को आर्यन ने आकर समाप्त कर दिया। तो आर्यन इन्वेशन था, जो हमला था, इस थ्योरी को देने वाले एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, आप नाम याद रखेंगे, मार्टिमर व्हीलर। और ये भी याद रखेंगे 1944 में वो एएसआई के चीफ बनाए गए थे, और उसकी जस्ट पहले द्वितीय विश्व युद्ध में वो ब्रिटेन की तरफ से कमांडर थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो युद्ध और आर्यों का हमला ये कहीं की साम्यता दिखाता है कि उनके दिमाग में युद्ध चल रहा था और यहाँ भी आकर उन्होंने आर्यन हमले का थ्योरी दे डाली। लेकिन ये थ्योरी देने के पीछे सबसे बड़ी बात थी कि साम्राज्यवादी अहंकार, इम्पेरियलिस्टिक एरोगेंस, कहीं के इस थ्योरी देने के माध्यम से उन अंग्रेजों का, ब्रिटेन वालों अंग्रेजों का इस साम्राज्यवादी अहंकार की संतुष्टि हो रही थी। ठीक है, उदय तो किया, इसे क्या ही समाप्ति भी हम नहीं कर दिया। इस साम्राज्यवादी अहंकार, एरोगेंस, उनका अहंकार इस बात को दर्शा रहा था कि इतनी विकसित सभ्यता जिसके आप ढोल पीट रहे हो, उस सभ्यता की समाप्ति भी मैंने किया। हम उधर से आए, कैस्पियन सागर के तट से आए, यूराल के तट से आए, और आपको खत्म करके एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई संस्कृति का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो एक तो मार्टिमर व्हीलर का एक कहना कि इस सभ्यता की समाप्ति में कहीं न कहीं आर्यों की भूमिका थी और आर्यन लोग आकर इस सभ्यता को समाप्त करते हैं। लेकिन आज के डेट में अब इस थ्योरी को सही नहीं माना जाता है। उनकी जो थ्योरी दी गई थी उसके पीछे का जो लॉजिक था, कुछ एक हरिप्रिया शब्द, वृथंता, इंद्र को वृथंता कहा जाना, इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो में कुछ नरकंकार का मिलना, वो इस नरकंकार के माध्यम से इन्होंने युद्ध का अंदेशा बताया
और बताया कि इस हमले का सूचक है, और धीरे धीरे करके आर्यन ने आकर इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। लेकिन अब इस थ्योरी को नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि अब जो आर्यों के आने का जो क्रम बताया जाता है, वो क्रम 2000 बीसी या हाल फिलहाल में 1500 बीसी के आसपास ये माना जाता है कि आर्यन भारत आते हैं। और कहीं न कहीं ये सभ्यता 1900 बीसी, 2000 बीसी, 1800 बीसी के आसपास समाप्त हो जाती है। तो अगर ये सभ्यता 1800 बीसी में समाप्त हो जाती है या 1900 बीसी में समाप्त हो जाती है, तो दोनों के आने के क्रम समय में काफी अंतराल है। और इस अंतराल के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कहीं न कहीं इस सभ्यता के पतन में आर्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। एक तो आने का क्रम अलग अलग है। दूसरी बात, अगर आप हाल फिलहाल में देखे होंगे तो एक जीनोम प्रोजेक्ट बना है 1918 में, जिसके माध्यम से जीनोम टेक्निक दो प्रकार के काम करते हैं। 31 मार्च 1918 को से पहले जीनोम टेक्निक एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम के आधार पर निकाला जाता था। इसका तात्पर्य निकला एक महिला के आधार पर, एक पुरुष के आधार पर जो डीएनए फुटप्रिंट निकाले जाते थे। लेकिन 31 मार्च 1918 के बाद एक ए जीनोम, एक फिंगरप्रिंट, एक फुटप्रिंट का भी एक प्रचलन आया है, और जिसके आधार पर ये क्लियर हुआ है, साबित हुआ है कि आर्यों के आने का क्रम 1500 या 1600 बीसी के बाद का ही है। तो अभी क्लियर स्पष्ट हो गया है कि आर्यन कहीं न कहीं 1500 बीसी के बाद ही भारत आए। तो जब 1500 बीसी के बाद आए, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो आर्यन हमले की थ्योरी है वो कहीं की गलत साबित होती है। और दूसरा बिंदु यह भी है कि आर्यन और हड़प्पन सभ्यता में बहुत भयानक युद्ध का, संग्राम का या फिर कोई हमला का साक्ष्य नहीं मिलता है। जो मोहनजोदड़ो में नरकंकाल मिले हैं वो भी बहुत मामूली किस्म के अंदर, मतलब कोई बहुत बड़ा युद्ध का अंदेशा नहीं दिख रहा उसमें। तो आर्यन थ्योरी को अब सही नहीं माना जाता है। वहीं पर हमारे जो एक्स्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अति राष्ट्रवादी, कुछ उनका कहना है कि आर्यन तो पहले से ही मौजूद थे। तो उनके अनुसार भी जो आर्यन हमले की थ्योरी है वो गलत साबित होती है। तो आर्यों का हमला, आप तो इतने एग्जाम के पर्पज से बताएंगे कि आर्यों के हमला के जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले मार्टिन व्हीलर थे, जो हड़प्पा की सभ्यता के पतन के संदर्भ में सबसे पहली थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और उनका कहना था कि आर्यों ने आकर इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। हालांकि आज के डेट में, वर्तमान काल में, अब इस थ्योरी को, सिद्धांत को सही नहीं माना जाता है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य भी इस ओर इशारा नहीं करते हैं, क्रोनोलॉजी भी इस ओर इशारा नहीं करते हैं। दोनों की आने के क्रम में कम से कम 200-250 साल का फर्क है। और फिर कोई बड़े युद्ध का, हमले का, आक्रमण का ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम बताने का प्रयास करें कि आर्यों ने इस सभ्यता की समाप्ति में भूमिका अदा की। तो ये कारक अब बहुत प्रभावशाली कारक नहीं है, और इस कारक को आप नकारने का काम करेंगे कि आर्यों ने इस सभ्यता की समाप्ति में भूमिका अदा की। एक बात, इस दूसरी जो महत्वपूर्ण कारक है उसे कहा था पर्यावरणीय कारक, इकोलॉजी फैक्टर। एक बात और मैं बता दूं, इतिहास जो लिखते हैं वो वर्तमान काल के इतिहासकार लिखते हैं। तो कहीं न कहीं वर्तमान काल में जब लिखा जाता है तो वो वर्तमान काल में जो मुद्दे चल रहे हैं उस मुद्दे से इतिहासकार प्रभावित होते हैं। अब आप गौर कीजिए, 1970 से पहले भारत में या दुनिया में पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं था, इकोलॉजी कोई इशू ही नहीं था। आपको ध्यान होगा, स्टॉकहोम में एक पर्यावरण का सम्मेलन होता है, जिसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती हैं। और उनका बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पर कहना था कि भारत के लिए पर्यावरण कोई इशू नहीं है, पॉवर्टी इज द मेन इशू। वो कहते हैं भारत के लिए गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, एक पर्यावरण संकट कोई समस्या भारत के तो कम से कम नहीं है। तो इसका तात्पर्य निकला कि 1970 से पहले या 1970 के आसपास भारत के संदर्भ में या थर्ड वर्ल्ड की कंट्री के देशों के संदर्भ में पर्यावरण कोई मुद्दा था ही नहीं। लेकिन 1980 आते आते पर्यावरण का मुद्दा बहुत जोर पकड़ लिया और हर देश
पर्यावरण की समस्या के लिए पर्यावरण की इस गंभीर समस्या के निजात के लिए कई सारे कानून बनाने प्रारंभ करते हैं। तो इतिहासकार भी हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक कारक डाल देते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन की वजह से इस सभ्यता का पतन होता है। और आज के वक्त में, आज के एग्जाम में आप ये बताने का प्रयास करेंगे, ये मुद्दा भी काफी अहम है। ये जो कारक है पर्यावरण मुद्दा, ये भी काफी अहम है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कहीं न कहीं पर्यावरण का मुद्दा भी काम किया होगा। लेकिन ये आप उस वक्त के समय को गौर करते हुए देखेंगे कि उस वक्त जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी इतनी महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा नहीं था, या इतना ज़्यादा नदी किनारे रहने की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि जंगल कट नहीं रहे थे कि पर्यावरण इतना बहुत महत्वपूर्ण इशू रहा होगा। खैर एनीवे, पर्यावरण के मुद्दे को भी आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक मैंने आपको बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक था, पहला कारक था वो था कि बाढ़, ये आर्यों का हमला। दूसरा कारक था कि पर्यावरण का मुद्दा। और तीसरा जो कारक था मैकेस और एसआर राव के द्वारा दिया गया था, जिनके अनुसार कहा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के वहाँ पे सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आते थे और इस बाढ़ ने कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के पतन में प्रभावशाली भूमिका अदा की। इसके साथ साथ मार्टिन व्हीलर का आपने देखा, आर्यों का हमला के थ्योरी दिया गया। जॉन मार्शल का कहना था कि प्रशासनिक शिथिलता ने भी इस सभ्यता के पतन में काफ़ी अहम भूमिका अदा की। और जो जलवायु परिवर्तन है, जिसकी आप चर्चा करेंगे कि कहीं न कहीं ऑलिवर स्टाइन ने इसकी चर्चा की थी, इस बिंदु को बताया था कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ने इस सभ्यता के पतन में अहम भूमिका अदा की। और एक कारक थे जिसे कहा था पारिस्थितिकी असंतुलन, जो फेयर सर्विस का कहना था। ये बिंदु हैं, ये कारक हैं जो आप एग्जाम में बताने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारक हैं, निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें प्रमुख हैं बाढ़, आर्यों का हमला, प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन। लेकिन फिर ये सवाल आपके सामने आएगा कि आप सोचिए कि ये सभ्यता अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस जगह से लेकर यूपी तक फैली हुई है, ऊपर कश्मीर से लेकर गुजरात तक। इस इतने विशाल क्षेत्र को, इतने विशाल क्षेत्र में क्या बाढ़, भूकंप या पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से पूरी की पूरी सभ्यता डंप हो सकती है? आपको लगता है कि जो लॉजिक दिया गया, ये जो कारक दिया गया, ये सही है? पूरी की पूरी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, पूरा आज का पूरा पाकिस्तान देश, आज का पूरा अफगानिस्तान देश और उत्तर पश्चिम के करीबन 7 राज्य, इतनी बड़े विशाल एरिया को में बाढ़, भूकंप या पारिस्थितिकी परिवर्तन या ऐसे कारक आ सकते हैं जो पूरी सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं। तो जब आप आंसर में ये लिखते हैं कि पतन के निम्नलिखित कारक हैं, आप आंसर आधा ही लिख रहे हैं, आधी बातें छोड़ देते हैं। इससे आपको नंबर आएगा नहीं और आप कहते हैं कि मार्क्स हमें आए नहीं। देखिए, इसमें दूसरी वजह थी, आप उसको समझिए। आप बताएं कि पतन के निम्नलिखित कारक थे। पतन के कारक जो आपने 5-6 कारक का नाम बताएंगे और उन इतिहासकार को नाम भी याद रखेंगे, जैसे मार्टिन व्हीलर ने कहना था आर्यों का इन्वेशन, हमला या प्रशासनिक शिथिलता किसका कहना था, महामारी किसका कहना था। अब सपोज ये पूरे साल कोरोना से प्रभावित रहा, अब कभी अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज हो, रिसर्च हो, तो कोई कोरोना जैसी बीमारी के बारे में कहा दिया है कि एक ऐसी महामारी आई थी जिसकी सभ्यता समाप्त हो गई। खैर, तो पतन के इन 5-6 कारकों को बताने के बाद आप ये बताएंगे कि ये जो कारक थे, ये कारक सभ्यता के पतन के नहीं थे, बल्कि ये कारक थे व्यापार के पतन के कारक थे। ये जो पतन थे वो व्यापार के पतन के कारक थे। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कहीं न कहीं ये जो घटनाएं घट रही थी, सपोज दैट आपने लिख दिया बाढ़, भूकंप, आर्यों का हमला और जो भी कारक थे, ये जो कारक थे बार बार आ रहे थे, इस कारक से व्यापार इनका दुष्प्रभावित हो रहा था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा था। और मैंने आपको बताया था, जब हड़प्पा का ओरिजिन बता रहा था, तो यहाँ व्यापार 3 प्रकार के थे। सबसे पहला व्यापार
स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड। दूसरा आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। थर्ड बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। तो 3 प्रकार के ट्रेड थे, स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार बाह्य व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया के देशों के साथ था। जो आंतरिक व्यापार का जाल था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर के जो शहर थे, कहीं से टीन लाए जाते थे, कहीं से तांबे लाए जा रहे हैं, कहीं से कहाँ से, और ये एक व्यापार नेटवर्क था व्यापार का। और एक स्थानीय व्यापार था जो ग्रामीण क्षेत्र से उस शहर विशेष के क्षेत्र में आपस में आपसी लेन देन को स्थानीय व्यापार की संज्ञा दी गई है। अगर इसका आप नाम दे दिए, मान लिया ए बी सी, तो ए फॉर स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड, बी फॉर इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, सी फॉर बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब हुआ ये ए बी सी या स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार या आंतरिक व्यापार का एक बेहतर संतुलन, बैलेंस। तो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का तात्पर्य निकला स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार और ये बाह्य व्यापार। ये व्यापार के सूचक है। और वो जो कारक आ रहे थे, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, ये इस कारक को सबसे पहले प्रभावित किया, फिर सबसे पहले इसे प्रभावित किया, फिर इसे प्रभावित किया, फिर इसे प्रभावित किया। तो बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन ऐसे जो कारक आ रहे थे, इस कारक की वजह से इनका बाह्य व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ और बाह्य व्यापार समाप्ति ने कहीं न कहीं आंतरिक व्यापार को भी डैमेज किया, खराब किया। और जब आंतरिक व्यापार समाप्त हो गया तो कहीं न कहीं इनके स्थानीय व्यापार भी कमजोर पड़ने लग गया। तो आप इधर सोचेंगे और इस तरफ से बताने का प्रयास करेंगे कि पतन के जो कारक थे, कारक तो ही थे जो अपनी 4-5 अभी बताएंगे, उस कारक ने सबसे पहले बाह्य व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, फिर आंतरिक व्यापार को प्रभावित किया और फिर कहीं न कहीं स्थानीय व्यापार को प्रभावित किया। तो व्यापार जब प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, व्यापार समाप्ति को आ गया, तब ये घटना घटी। आपको ने बताया था व्यापार जब समाप्त हो गया तो इनका जो व्यापारिक एकीकरण था, संतुलन था, जो व्यापारिक संतुलन था वो समाप्त हो गया। और कहीं न कहीं इसकी वजह से जो क्षेत्रीय संस्कृतियां आपस में एकीकृत थी, उन क्षेत्रीय संस्कृतियों का एकीकरण समाप्त हुआ। क्षेत्रीय जो संस्कृति थी उसका एकीकरण समाप्त हुआ। एकीकरण समाप्त हुआ और क्षेत्रीय संस्कृतियां एकीकृत होकर सभ्यता का निर्माण कर रही थी। ये जो संस्कृतियां थी वो सभ्यता का निर्माण कर रही थी और कहीं न कहीं इस संस्कृति की वजह से इस क्षेत्रीय संस्कृति का एकीकरण समाप्त हुआ और अंत में धीरे धीरे ये सभ्यता भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। तो इसमें बताने का क्रम आप ये है कि सबसे पहले व्यापार समाप्त हुआ। व्यापार की समाप्ति ने वो जो आपस में क्षेत्रीय संस्कृति में कल उदय में बताया था कि क्षेत्रीय संस्कृतियां आपस में व्यापार की वजह से मिली हुई थी और कहीं न कहीं इनकी वजह से व्यापार जब प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ तो वो क्षेत्रीय संस्कृतियां आपस में बिखरने लगी और उसी बिखराव के बाद क्षेत्रीय संस्कृतियां विखंडित होती चली गई और जिसका प्रभाव धीरे धीरे सभ्यता, जो क्षेत्रीय संस्कृति में मिलने का नाम सभ्यता था, वो सभ्यता भी धीरे धीरे बिखरती चली गई। और अंत में जब हम 1700 BC के आसपास देखते हैं कि कहीं न कहीं
कहीं न कहीं सभ्यता के पतन में व्यापार की समाप्ति ने सभ्यता के पतन को आगाज दिया, प्रारंभ किया। तो आप इस बात को ऐसे समझेंगे, वो जो पतन के कारक आप बताते हैं कि बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, या फिर प्रशासनिक शिथिलता की वजह से लोग आए, लोग सब मर गए, सब खत्म हो गए। ये आपके आंसर का जो इधर दायरा है, इधर जो सोच है आपकी, दिशा जो इसे कहते हैं, डायरेक्शन, ये आपकी गलत होगी। और आपको सोचने का तरीका ये है कि कहीं न कहीं, है ना, आप ये सोचेंगे कि आखिर कहीं न कहीं आप इस तरह से सोचेंगे कि कहीं न कहीं सभ्यता के पतन में व्यापार के पतन ने इस सभ्यता को पतन किया। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का एकीकरण समाप्त हुआ और अंततः सभ्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई और इस सभ्यता की समाप्ति होती है ना, सभ्यता की समाप्ति होती है। अभी जो क्षेत्रीय संस्कृतियां थी, है ना, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां ने एक अलग संस्कृति का रूप ले लिया, जिसे कहते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति, कैलकोलिथिक एज। इसका तात्पर्य निकला, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन किसका पतन है? व्यापार का पतन है। सिंधु घाटी सभ्यता किसका पतन? व्यापार का पतन। व्यापार का पतन, व्यापार के पतन ने क्या किया? इनके नगरीय तत्व को समाप्त कर दिया। नगरीय तत्व या नगर को समाप्त कर दिया। और फिर इनके साथ साथ इनके जो भव्यता के तत्व, विलासिता जी थी, विलासिता इनकी समाप्त हो गई। विलासिता और जो भव्यता थी वो समाप्त हो गई। और पुनः ये कृषक संस्कृति में तब्दील हो गया। पुनः वह कृषक बन गए या कृषक संस्कृति में तब्दील हो गए। और इस कृषक संस्कृति का नाम दिया गया है ताम्र पाषाण संस्कृति। तो मैंने आते ही आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वस्तुतः पतन को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि यहाँ पर एक स्वरूप या उसकी प्रकृति, इसके नेचर को, चेंज को बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्वरूप चेंज होता है, बदलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो एक विशाल सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, वो ग्रामीण ताम्रपाषाण संस्कृति में चेंज हो जाती है। और इस पतन के, व्यापार के पतन के जो कारक थे आपको बताएंगे, वो 3-4 कारक थे, बाढ़ हो, भूकंप हो, वगैरह वगैरह। जिस कारक ने व्यापार को समाप्त कर दिया, नगर समाप्त कर दिया, उनकी विलासिता समाप्त कर दी, उनकी भव्यता के तत्व समाप्त कर दिए, और अंततः धीरे धीरे वो ग्रामीण संस्कृति बदल गए, कृषक संस्कृति बदल गए, जिस संस्कृति का नाम ताम्रपाषाण संस्कृति रखा गया। और 1900 के आसपास जाकर इस सभ्यता समाप्त हो गई। और मेसोपोटामिया के साहित्य में एक शब्द मेलुहा दिया जाता था, वो मेलुहा भी वहाँ के साहित्य में मेलुहा शब्द का उल्लेख भी बंद हो जाता है, और धीरे धीरे ये सभ्यता समाप्ति को अग्रसर हो जाती है। मतलब सभ्यता, एक जो नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, वो ग्रामीण और कृषक संस्कृति में अपने स्वरूप को बदल लेती है। लोग गांव चले जाते हैं, सीधा सीधा अर्थ में जो शहर था वो समाप्त हो गया, अब लोग गांव जाकर खेती करने लगे। और उसी के जस्ट 100-200 साल के बाद आपने देखा आर्यों का प्रवेश होता है, और फिर उनके साथ एक सम्मिश्रण की प्रक्रिया होती है, जो कि बाद के दिनों में देखने को मिलती है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और है,
जिस सभ्यता ने इतना विकास किए, जस्ट 500 साल पहले जिस सभ्यता में विकास कितने तत्व देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, उन्होंने कांसे का निर्माण किया, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, कला संस्कृति का विकास, नगर नियोजन का विकास, इस विकास करने के बाद आखिर 500 साल में ये जो समस्याएं आ रही थी, और चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे भूकंप के रूप में, चाहे जलवायु परिवर्तन के रूप में समस्या आ रही थी, इस समस्या का निदान वो लोग क्यों नहीं खोज पाए? अगर प्रॉब्लम था तो सॉल्व भी तो कुछ होता। इस समस्या का, ये सभ्यता के जो व्यक्ति थे, समस्या का समाधान क्यों नहीं खोज पाए? आगे चूक कहां पर होगी उनसे? गलती कहां से होगी? गलती कहां पे होगी? तो इस समस्या का समाधान, अगर आप गौर करेंगे, कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का समाधान बौद्धिक वर्ग के द्वारा खोजा जाता है। इंटेलेक्चुअल क्लासेस, बौद्धिक वर्ग के द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा जाता है। और सभ्यता जो अपने विकसित स्वरूप में थी, 2250 से 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, यह विकसित इसलिए हुई क्योंकि बौद्धिक वर्ग की बहुत ही अहम भूमिका थी। एक बौद्धिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, जो प्रकृति से छीन कर उन्होंने विकास किया, प्रकृति में डेवलपमेंट किया, तो कहीं ना बौद्धिक वर्ग की भूमिका जरूर रही होगी। लेकिन 1750 बीसी या 1800-1900 बीसी के बाद कहीं के इस वर्ग की भूमिका संदेहास्पद है कि आखिर ये वर्ग इस समस्या का निदान क्यों नहीं खोज पाए। तो इसका आंसर भी आपको सभ्यता की बेसिक, जब नेचर को देखेंगे, बेसिक तत्व की जब व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर सभ्यता की समाप्ति में इस बौद्धिक वर्ग की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बौद्धिक वर्ग ने काम करना बंद कर दिया था। उसको आप ऐसे समझेंगे, आप करीबन 500 साल तक सभ्यता विकसित रही। इन 500 सालों में चाहे नगर के तत्व हो, नगरीय योजना हो, उनके घर की बनावट हो, टाउन प्लानिंग हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, कपड़ा पहनने का स्टाइल हो, आभूषण हो, तांबा, टीन, कांसा के बर्तन हो, तो कहीं न कहीं 500 सालों में किसी भी चीज में आप देखेंगे परिवर्तन के तत्व देखने को नहीं मिलते। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नो चेंज नो डेवलपमेंट। आप देखिए, अगर 500 साल व्यवस्था एक जैसी चलती रहे तो फिर विकास कैसे होगा? आज आप कपड़ा पहनते हैं, 2-3 साल के बाद वो कपड़े का फैशन बदल जाता है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आप 10 साल पहले जाके देखें तो आपके पास छोटा सा मोबाइल, छोटा सा फोन होता था। उसके 10 साल पहले देखें तो टेलीफोन हुआ करता था। तो जब तक खोज न हो, क्रांति तभी होगी जब कहीं न कहीं विकास हो, चेंज हो। लेकिन हड़प्पा की किसी बेसिक चीज में भी कोई भी परिवर्तन 500 सालों तक देखने को नहीं मिल रही थी। वही ईंट की बनावट, वही कलर, वही बर्तन का आकार, बर्तन के कलर, वही नगर योजना, वही टाउन प्लानिंग के स्वरूप में, स्ट्रक्चर में, संरचना में, आकार में, रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसका तात्पर्य निकला कि सभ्यता 500 साल तक स्थिर रही थी, स्थिर हो गई। ठीक है, 500 साल पहले लोगों ने विकास किया था। वो जो उस वक्त विकास किए थे, वो उनकी उत्कंठा होगी, महत्वाकांक्षा होगी, उनकी जीवन जीने की लालसा होगी, उनकी मेहनत होगी। लेकिन इन 500 सालों में उनका विकास ठहर गया था, स्थिर हो गया था। जो उनकी किसी भी चीज की वस्तु हो, ईंट हो, नगर नियोजन हो, को देखने पता कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये स्थिरता ने, इस जड़ता ने से ये साबित हो सकता है कि इस बौद्धिक वर्ग की भूमिका भी कमजोर पड़ गई थी। जब बौद्धिक का इस चीज में खोज नहीं कर पा रहा था, तो बड़ी बड़ी समस्याएं जब आ रही थी, बाढ़, भूकंप जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही थी, उस समस्या का निदान वो कहां से खोजते वो? तो सभ्यता के पतन के स्वरूप में कहीं न कहीं इस जड़ता के तत्व की भी एक अहम भूमिका थी। उसके अलावा इस जड़ता को आप एक जगह और देख सकते हैं। आपने जब खेती का नाम सुना होगा, कृषि का, तो कृषि 2 प्रकार का होते हैं। एक कृषि गहन खेती होती है,
एक होती है विस्तृत खेती, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। हड़प्पा सभ्यता के आप विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर विस्तृत खेती देखने को मिलती है। इसका तात्पर्य ये निकला कि उन्हें फसल पैदावार अनाज ज़्यादा चाहिए तो अपनी खेत की सीमा को बढ़ा लेते थे। पैदावार ज़्यादा चाहिए, अनाज सीमा बढ़ा लिए। लेकिन इसी खेत में, इसी ज़मीन पे खाद का, बीज का या कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी फसल की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाने की कला से वो उसमें मेहनत नहीं कर रहे थे, खोज नहीं कर रहे थे। ठीक है, मुझे आज 10 किलो चाहिए, ये खेत पर्याप्त था। मुझे कल 50 किलो चाहिए, मैंने खेत आकार बढ़ा लिया। जमीन की समस्या उस जमाने में होगी थी नहीं। ये कहीं इस बात का सूचक है, इस बात को दर्शा रहा है कि अब उनकी सोच विकासवादी नहीं रही। अब वो डेवलपमेंट, विकास नहीं करना चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं ये सोच भी इसी चीज की ओर असर करता है। उनमें जड़ता प्रवेश कर गई थी। जब जड़ता प्रवेश कर गई थी तो फिर विकास या समस्या का समाधान कौन खोजता? इसी समस्या के जब समस्या का समाधान नहीं खोज पाए और फिर धीरे धीरे ये सभ्यता, पूरी सभ्यता ग्रस्त कर गई। तो सभ्यता के पतन में इन बिंदुओं को आप चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे, जो आप बताते रहते हैं कि सभ्यता के पतन में सिर्फ ये 5 कारक थे, बाढ़, भूकंप वगैरह। ये आपको आईएएस के हिसाब से, अगर आईएएस के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो आप आईएएस जब एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा रखती है कि आपके पास एक दृष्टिकोण हो, एक अप्रोच हो, एक समग्र दृष्टिकोण हो, समग्र व्याख्या करें, तभी आपका आंसर सही माना जा सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप हिस्ट्री का सवाल लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आपके अंदर एक समग्रता होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टिकोण होना चाहिए। जब तक आप उस अप्रोच को, इस दृष्टिकोण को वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से पतन का आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर लिख के दिखाऊंगा और इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।